मंडवा यानी फिंगर मिलेट, जितनी भाषाएं उतने उसके नाम। इसे रागी, नाचनी, कोदू, कोदारू आदि नाम से जाना जाता है। मंडवा कई मर्ज की दवा है। ये एक सुपर फूड है। ये आयरन का मुख्य स्रोत है। एनीमिया से जूझ रहे और कम हीमोग्लोबिन वाले मरीजों के लिए ये लाभदायक है। मंडवे के आटे की रोटी तो बनाई जाती है, इससे लड्डू, हलवा, कुकीज़, मालपुआ, उपमा, डोसा, केक आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद दवा के रूप में भी होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे सर्दियों में यूज़ करना बहुत ही लाभदायक होता है। कई घरों में तो मंडवे के आटे की रोटी बनाई जाती है या तो कई आटों के साथ मिलाकर इसकी रोटी बनाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मंडवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है मंडवा के आटे की कचौरी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। आपको भी बेहद पसंद आएगी। डायबिटीज़ और मोटापे के लिए तो रामबाण है मंडवा। उत्तराखंड में मंडवा को कोदू कहा जाता है। इसकी बाड़ी हलवा रोटी बनाई जाती है, जो कि मेरे घर में हमेशा बनती है और सभी बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए मंडवा के आटे की स्वादिष्ट हेल्दी कचौरियों को बनाते हैं। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मंडवा के आटे की कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई रख ली है मैंने गैस में और कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा डाल लिया है। जीरा अच्छी तरह से चटक जाने पर अब इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन का यूज़ करेंगे। अजवाइन के भी चटक जाने पर अब इसमें मैंने जो कड़ी पत्ते महीन से काट के रखे हैं उसे डाल लेंगे। तो ये देखिए महीन काट के रखा है मैंने। तो ये पत्ते थोड़े बड़े बड़े थे तो मैंने इसे इस तरह से काट कर रख लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब हींग और अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाला है। मैंने इसमें ग्रीन चिली का यूज़ नहीं किया है। और ये है पीली मूंग। तो ये आधा टेबलस्पून पीली मूंग है, जिसे कि मैंने 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखा था। इसका पानी निकाल लिया है। तो ये देखिए आधा टेबलस्पून का 1 टेबलस्पून हो चुकी है पूरी तरह से खिलकर। तो अब इसे पूरी तरह से डाल लेंगे इसमें और चम्मच से अच्छी तरह से सभी के साथ इसे हिला लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा पक जाए, हल्की सी नरम और हो जाए। वैसे तो ये भीगकर काफ़ी नरम हो चुकी है, लेकिन इस तरह से पकाने पर ये बहुत ही अच्छी सी नरम हो जाएगी और जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से इसे सभी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर लो रखा है, लो आंच में ही ये काम करेंगे। अब इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर खटाई के लिए। तो यहाँ पर मैंने छोटी 2 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आधी चम्मच के करीब। आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार इसमें नमक लेंगे। तो नमक यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच ही लिया है, क्योंकि इसमें आमचूर का भी यूज़ किया है, तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा नहीं करनी है नमक की। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये मसाले मिलाने के बाद बहुत ही सूखा सूखा सा लग रहा था, तो अब मैंने इसमें हल्के हल्के पानी के छींटे मारते मारते इन्हें अब पकाऊंगी। तो ये छींटे पानी के मैं कम से कम 2 से 3 बार करूंगी। तो बस इस तरह से छींटे ही मारना है, पानी नहीं डालना है। हाथों से छींटे मारने पर ये अच्छी तरह से पक जाते हैं और मसाले भी अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे तो ये सभी चीज़ें पक जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने आलू लिया है। तो आलू मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। पूरी तरह से मैश करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कद्दूकस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी को आलू के साथ इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। बस मसाले दाल तो सभी अच्छी तरह से पक चुकी हैं, आलू को सिर्फ मिलाना ही था। अब इसे कुछ सेकंड के लिए, यानी कि केवल 30 सेकंड के लिए इसे मैंने ढक कर रखा था। अब इसे मिला लेंगे इस तरह से चम्मच से। तो देखिए ये अच्छी तरह से इसने हल्का हल्का पानी भी छोड़ लिया है, जो कि कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालते हुए इसे मिलाकर गैस को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम एक काम कर लेते हैं। तो एक बर्तन लिया है मैंने, उस बर्तन में मैंने 1 छोटी कटोरी के माप से मंडवा का आटा लिया है। 1 कटोरी मंडवा का आटा लिया है, तो इसमें पौना कटोरी के करीब पानी लगेगा। तो मैंने पौना कटोरी पानी लिया है, इसे
गरम करेंगे। इसे अच्छा गरम करना है। तो जब तक पानी गरम होता है तब तक आटे में जो चीज़ें डाली हैं उसे डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर गरम करके रखा था, तो ठंडा होने के बाद उसे डाल लिया है। और थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर पाउडर डालूँगी, जो कि हल्का सा आटा भी हल्का हल्का खट्टा लगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक का यूज़ नहीं किया है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा पानी बचा लिया है और बाकी पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से ये गरम गरम है, इसलिए हाथ बिल्कुल न लगाएं। चम्मच से इसे पूरी तरह से मिला लें जितना भी मिलता है। इस तरह से मिला लेने के बाद इसे थोड़ी देर ढक लेंगे, करीब 30 से 45 सेकंड तक ढक लेंगे। और जितना आपको अगर सहन होता है आप मिला सकते हैं आटे को तो ठीक है, वरना थोड़ी देर और रख कर उसके बाद इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें। गरम पानी डालने के बाद आटा बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसे कि टच करना बहुत मुश्किल होता है। तो 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद मैंने इससे ढक्कन निकाल लिया है और इस आटे को अब धीरे धीरे गूंथ रही हूँ। आटा अभी भी गर्म है, लेकिन सहन हो जाएगा इतना है। तो इसे मैं अब अच्छी तरह से गूंथ कर ले लूँगी। तो देखिए आटा यहाँ पर अच्छी तरह से गूंथ कर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से मल रही हूँ, जिससे कि जो हमारी कचौड़ियाँ हैं बहुत अच्छी तरह से बने। तो इस आटे को अच्छी तरह से मलते ही इसे गूंथ लेना है। तो ये देखिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप चाहे तो बड़े बड़ी कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं बड़े पेड़े लेते हुए, लेकिन मैं इसे छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो खाना छोड़ना उनका जन्म सिद्ध अधिकार रहता है। थोड़ा सा खाना खा लिया कि उनका पेट भर जाता है, इसीलिए उनके बारे में सोचकर ही मैं कचौड़ियों को छोटा छोटा बना रही हूँ, जो कि अगर दूँ तो वेस्ट ना हो। तो इस तरह से छोटी कचौड़ियाँ ही बनाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं। तो अब इन पेड़ों को गोल गोल करते हुए अच्छी तरह से एक बर्तन में रख लेती हूँ। तो ये देखिए पेड़े तैयार हो गए हैं और यहाँ पे स्टफिंग भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तो सरसों का तेल देख सकते हैं, ये कचौड़ियाँ पूरी तरह से तो डीप नहीं होंगी, थोड़ी सी रह जाएंगी, तो इतना तेल मैंने लिया है। अब इन गोलों को मैं अच्छी तरह से गोल कर रही हूँ और इन्हें स्टफिंग भरने के लिए तैयार कर रही हूँ। एक साइड से तेल गरम हो रहा है गैस पर और यहाँ पर मैं कचौड़ियों को तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे हल्का सा चपटा कर लिया है और बीच का भाग न दबाते हुए मैं केवल साइड से इसे पतला कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी नरम है। तो ये बीच में वरना छेद हो जाएगा, यानी फूट सकता है, इसीलिए केवल साइड के भाग को ही हमें पतला करना है। और इसमें अब एक छोटा सा पेड़ा इस तरह से स्टफिंग का बनाते हुए इसके बीचों बीच रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड से इस तरह से इसे फोल्ड करती जा रही हूँ और इसी तरह से पूरी तरह से इसे ढक लेना है, लॉक कर लेना है। तो ये देखिए लॉक हो चुका है। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि आटा हल्का सा नरम रहता है, कड़क नहीं है ये आटा। तो हमें नरम ही गूंथना है। तो जितना पानी हमने इसमें लगाया है उतना पानी हमें ज़रूरत रहती है। तो ये देखिए कचौड़ियाँ स्टफिंग से भरी हुई तैयार हो चुकी हैं। इसे मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया था दोनों हथेलियों के बीच में, तो ये चपटा हो गया है। और थोड़ा सा इस तरह से तेल लगाते हुए एक थाली में इसे या तो एक प्लेट में इसे रख लेंगे। अब इसी तरह से सभी कचौड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो दूसरा पेड़ा मैंने ले लिया है, इसे भी बीच में मैंने नहीं दबाया है, केवल साइड से हल्का हल्का दबाते हुए इसे बड़ा कर रही हूँ। और इसमें अब स्टफिंग का एक छोटा सा पेड़ा लेते हुए बॉल बनाकर इसे इसके बीच में रख दूँगी और इसे ऊपर तक पूरा फोल्ड करके इसे पूरी तरह से लॉक कर दूँगी, जो कि कचौड़ियाँ तलते वक्त बिल्कुल भी फूटे ना, इसीलिए इसे आराम से लॉक करना है हल्के हल्के हाथों से ही। तो ये देखिए दूसरी भी तैयार हो गई है। तो चलिए फिर फटाफट से सभी को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो इसे मैंने इस तरह से तेल लगाते हुए प्लेट में रख लिया है, या तो प्लेट में तेल लगाते हुए इन्हें रख लें। तो चलिए सभी कचौड़ियों को तैयार कर लिया है। इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सभी में सरसों का तेल ही यूज़ किया है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो मैंने उसे साइड में रखा है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो तेल मैंने मीडियम आंच में रखा है। तेल पहले मैंने अच्छा सा गरम कर लिया था क्योंकि ये सरसों का तेल है, तो इसे अच्छा सा गरम करना ज़रूरी है, और गैस को बंद कर लिया था। अब मैंने इसे मीडियम आंच में रखा है। मीडियम आंच में ही इन कचौड़ियों को हम फ्राई करेंगे। तो देखिए आप, कचौड़ियाँ पूरी तरह से डूबी नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर का जो भाग है वो खाली है, उस तेल में डूबा हुआ नहीं है। तो इस तरह से चम्मच से इनके ऊपर तेल डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते रहेंगे, जिससे कि ऊपर का जो भाग है वो भी साथ साथ पकते रहे। तो ये देखिए कचौड़ियाँ नीचे से आधी पक चुकी हैं, तो इन्हें पलट लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार इन्हें पलटकर हमें पकाना है कचौड़ियों को, और इस तरह से हल्का हल्का तेल डालते रहेंगे, जिससे कि कचौड़ियाँ चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। इन्हें पकने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है, तो बस इससे ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। आटा भी पका है और जो अंदर की स्टफिंग है वो भी पकी हुई है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरी बार भी इन्हें पलट लिया है। बस इन्हें अब कुछ देर और पकाना है और फिर निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे अच्छी तरह से, और एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, उस टिश्यू पेपर में ही इसे रखेंगे, जो कि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो ये देखिए, बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कचौड़ियाँ हैं। तो अब इसे रख लेंगे टिश्यू पेपर में। तो चलिए अब दूसरा बैच तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी कचौड़ियों को भी अब डाल रही हूँ। गैस की आंच मीडियम ही रखी है मैंने, इसी मीडियम आंच में ही इन कचौड़ियों को पकाएंगे। तो चलिए फटाफट से हो गया है ये काम। मैंने एक कटोरे के माप से लिया था, तो इतनी ही कचौड़ियाँ बनी हैं। इन कचौड़ियों को भी 2 से 3 बार पलटते पलटते फ्राई करते रहेंगे, और ऊपर से इस तरह से तेल भी डालते रहेंगे, जिससे कि कचौड़ियाँ चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इन्हें 2 मिनट और पकाना है। तो चलिए फिर फटाफट से इन्हें पकाकर निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर में रख लेते हैं। तो चलिए दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। अब इन्हें भी टिश्यू पेपर में रख लेते हैं, और इसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कचौड़ियों को चटनी और सॉस के साथ सजाकर रख लिया है। आप इन्हें इस तरह से सजाकर भी रख सकते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन इनको खाने का एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी। थोड़ी सी स्टफिंग बची थी, उसकी हम पतली सी ग्रेवी बनाएंगे, जो कि इस ग्रेवी के साथ ही इन कचौड़ियों को खाने में जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए फिर उसे बनाते हैं। आप इन कचौड़ियों का मज़ा सॉस और चटनी के साथ तो ले ही सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के साथ आप खाएंगे तो आप कचौड़ियों को हमेशा बनाना पसंद करोगे, क्योंकि ये जो मंडवा है ये स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। मैं आपको एक कचौड़ी तोड़कर बताती हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है और बहुत अच्छी बनी हुई है। तेल की मात्रा भी इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर। उंगलियों में भी तेल बहुत ही कम लग रहा है। तो चलिए, जब इनके टुकड़े मैं करी चुकी हूँ, तो एक टुकड़ा इस तरह से सॉस में डुबोते हुए खा लिया जाए तो बहुत ही टेस्ट आ रहा है, इसमें खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। कचौड़ियाँ तो हमने मैदे की खाई थी, लेकिन आज मैं इस कोदे की यानी कि मंडवे के आटे की खा रही हूँ, तो बहुत ही टेस्ट आ रहा है। इसमें मैंने नारियल की चटनी भी रखी है, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। या तो हरी चटनी के साथ खाइए या तो नारियल की चटनी के साथ, टेस्ट सभी में बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसे सैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं, जो डाइट में है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सैलो फ्राई करना। तो चलिए फटाफट से अब इसके लिए एक पतली सी ग्रेवी बनाते हैं। तो चलिए, उसी फ्राई पैन को मैंने गैस पर फिर से रख लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है। तेल तो इस तरह से गर्म ही था। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच के करीब हींग डाल लिया है और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल लिया है। तो ये अच्छी तरह से चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे छोटा सा कटा हुआ प्याज। ये एक छोटा सा प्याज है जो कि मैंने बहुत ही महीन काट कर रखा है। आप चाहे तो इसे पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी के लिए। तो ये देखिए, आप प्याज बहुत महीन कटा है। तो इस प्याज को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। तो हल्का ब्राउन प्याज होने से ग्रेवी अच्छी होगी। तो चलिए, इसे मीडियम आंच में पका रही हूँ मैं।
तो फटाफट से तो देखिए यहाँ पर ब्राउन हो चुका है प्याज, बस इतना ही ब्राउन करना है। अब इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है जिसकी कि मैंने प्यूरी बनाई है। तो टमाटर थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब मसाले डालेंगे। मसाले तो वैसे तो जो स्टफिंग है उसमें भी मसाले हैं ही, इसीलिए इसमें हल्का हल्का ही मसाला डालेंगे जो भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा रेड रेड दिखने के लिए। तो जो ग्रेवी होती है वो रेड दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। और मैंने 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर हल्दी लिया है, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, आधा चम्मच। अगर नमक की कमी लगेगी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इतना ही। अब इसमें 1/4 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाल लिया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए एक स्वादिष्ट ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो देखिए पकते पकते ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब जो बची हुई स्टफिंग है उसे मैंने डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला लेंगे। इस तरह की ग्रेवी खाने में पीने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो स्टफिंग मसालों के साथ अच्छी तरह से मिल गई है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर हम थोड़ा सा गुनगुना यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 1 कटोरी यूज़ की है, 1 कटोरी और यूज़ करेंगे। इस ग्रेवी को हम पतला बनाएंगे कचौरी के साथ खाने के लिए, और पतली ग्रेवी पीने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए दूसरी कटोरी भी मैं डाल चुकी हूँ। ये हल्का गुनगुना ही पानी है, गर्म पानी ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ें पकी रहती हैं तो पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं आपको चम्मच से बता रही हूँ कि इतनी तरी हमें ज़रूरत है। अब इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं, और हरा धनिया मिला लेने के बाद गैस को ऑफ़ कर लेते हैं। तो हरा धनिया थोड़ा सा डाला है मैंने। अब इसे मिलाने के बाद गैस को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। तो चलिए सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने प्लेट में सजा लिया है कचौड़ियों को और नारियल की चटनी को। अब 1 कटोरी बची है, उसमें इस ग्रेवी को सजाएंगे। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही नज़दीक से बता रही हूँ। तो ग्रेवी बहुत ही पतली बनी है। आप इससे भी पतला कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने पर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेवी परफेक्ट बनी है, इसी तरह से बननी चाहिए। तो ये बहुत ही खट्टी खट्टी सी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है। तो कचौड़ियों के साथ इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और पीने में भी। तो इसे डाल लेते हैं फटाफट से कटोरी में और सर्व कर लिया है। तो चलिए फटाफट से आप आइए और बताइए कि ये कचौड़ी आपको कैसी लगी और कितनी अच्छी लगी। तो आप इस तरह से कचौड़ियाँ ज़रूर बनाइए। सच में इनका टेस्ट एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रेवी का कचौड़ी के साथ, और मंडवे की आटे की कचौड़ी का टेस्ट इस ग्रेवी और नारियल की चटनी के साथ। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से मंडवे के आटे की स्टफिंग से भरी हुई कचौड़ियाँ बनाइए और स्टफिंग से ही इस ग्रेवी को तैयार कीजिए, जो कि तीखी खट्टी है, बहुत ही अच्छी लगती है, और नारियल की चटनी के साथ इस तरह से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।